नमस्कार, कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और कोविड संबंधित आंकड़े लेकर एक बार फिर मैं आपके समक्ष दी ललन टॉप चैनल पर हाजिर हूँ। आज का शो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा। ये हमारी कोशिश है कि कोविड संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अलग अलग विशेषज्ञों से लेकर उनकी राय हम आपके सामने रखें। तो इस मुहिम में मैंने पिछले कुछ दिनों में प्रमुख और प्रसिद्ध एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्मर मुखर्जी का इंटरव्यू किया और ये इंटरव्यू अब दी ललन टॉप चैनल पर पब्लिश हो चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है इस इंटरव्यू को जरूर देखें, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इस इंटरव्यू के जरिए आपको कोविड संबंधित बहुत बारीक जानकारी मिलेगी, खासकर कि आंकड़ों के संदर्भ में और जो एक तीसरी वेव की बात की जा रही है उसके संदर्भ में। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का शो। तो पिछले 24 घंटे में तकरीबन 2,11,000 नए केस दर्ज हुए हैं और साफ साफ दिख रहा है, ये लाल लकीर बता रही है कि जहां तक सरकारी आंकड़ों का रुझान है वो अब साफ साफ हमें दिख रहा है कि हम पीक से काफी नीचे आ चुके हैं। जो एक्टिव केसेस, जो रिकवरीज की संख्या है, जो हरी लाइन बता रही है, वो रिकवरीज का जो ग्राफ है वो अब इस लाल ग्राफ से आगे जा चुका है। इसका मतलब एक्टिव केसेस में भी कमी आ रही है। एक बार फिर बता दूं, सरकारी आंकड़े हैं, अंडर रिपोर्टिंग है, लेकिन ये रुझान जरूरी है ये समझने के लिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अब बात करते हैं मृतकों की संख्या की। इस संख्या में पिछले 24 घंटे में तकरीबन 3,840 का इजाफा हुआ है और अगर आप इस बैगनी लाइन को देखें तो कहीं ना कहीं यहां भी पीक आती हुई अब दिख रही है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब देखते हैं ये केसेस आ कहां से रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जो नए केस आए हैं, सबसे ज्यादा भागीदारी अब भी तमिलनाडु की है, उसके बाद केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। जहां तक मृतकों की संख्या की बात है, सबसे ज्यादा भागीदारी अब भी महाराष्ट्र की है, उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु और फिर उत्तर प्रदेश। जो एक राहत की बात है, केरल का जो रंग है वो कहीं ना कहीं अब हल्का होता हुआ नजर आ रहा है। सरकारी आंकड़े हैं और बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि कौन से राज्य कितनी पारदर्शिता के साथ आंकड़े रिपोर्ट कर रहे हैं। अब एक्टिव केसेस की बात करते हैं। पिछले 24 घंटे में इस आंकड़े में तकरीबन 75,000 की गिरावट देखी गई है। आज की तारीख में भारत में तकरीबन 24,30,000 एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा केस इनमें से कर्नाटक में है, इसके बाद महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये जो गिरावट आई है तकरीबन 75 से 76,000 की पिछले 24 घंटे में, इसमें तकरीबन 3,840 लोग वो भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि जो लोग ठीक होकर कोरोना से होम आइसोलेशन और अस्पताल से बाहर निकले हैं, उनकी संख्या पिछले 24 घंटे में तकरीबन 71,000 ज्यादा है या 72,000 तकरीबन ज्यादा है उन लोगों से जो संक्रमण की वजह से अस्पताल या होम आइसोलेशन में भर्ती हुए हैं। तो ये एक राहत की बात है। अब अगली 2 स्लाइड्स में कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज बताना चाहूंगा। टेस्टिंग का जो आंकड़ा है, ये बहुत राहत की बात है भारत के लिए कि पिछले कुछ दिनों में जो टेस्टिंग हो रही है रोजाना की, वो काफी अच्छी संख्या में हो रही है। जो आखिरी डेटा पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें 24 घंटे में तकरीबन 22 लाख सैंपल टेस्ट हुए हैं। ये एक रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं कि ये टेस्टिंग आ कहां से रही है। तो पिछले 24 घंटे में जो लास्ट डेटा अवेलेबल था उसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आ रही है, इसके बाद बिहार, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एक बार फिर बता दूं, ये टेस्ट आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट का मिश्रण है। इन दोनों टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और जो दूसरी एक राहत की खबर आ रही है वो वैक्सीनेशन को लेकर है। तो जहां ये आंकड़ा 15 लाख रोजाना के नीचे जा रहा था, पिछले 2-3 दिनों में ये आंकड़ा 20 लाख या उससे ऊपर आ गया है। हमें इस रफ्तार से भी आगे बढ़ना है। तो हमारा एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि यदि आपने टीका नहीं लगवाया है और टीका आपके आसपास उपलब्ध है तो जल्द से जल्द टीका लगवाएं। और अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं हर रोज एक नए क्षेत्र, एक नए राज्य के बारे में कुछ डेटा देखता हूं, उनके बारे में बात करता हूं। कुछ समय पहले हमने उत्तर पूर्व के बारे में बात की थी, कुछ दिन पहले मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की थी, उससे पहले मैंने दिल्ली और महाराष्ट्र के बारे में बात की थी।
कुछ समय पहले मैंने ये बताया था कैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर पीक आ रही है, उसमें मैंने ओडिशा की बात की थी, असम की बात की थी। तो आज बात करेंगे दो ऐसे राज्यों की जो 7 साल पहले तक एक ही राज्य था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो 7 साल पहले ये जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, ये दोनों ही उसका हिस्सा थे। तो आसपास के प्रदेश हैं, हालांकि जनसंख्या में फर्क है, लेकिन जब मैंने इनके आंकड़े देखे तो कुछ बहुत दिलचस्प चीजें नजर आई, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बाईं तरफ तेलंगाना, दाईं तरफ आंध्र प्रदेश। 2 लकीरें हैं दोनों में, हरी और नारंगी। हरी लकीर टेस्ट के बारे में बता रही है और जो नारंगी लकीर है वो केसेस के बारे में बता रही है। हरी लकीर को दाएं स्केल पे देखेंगे, 40, 60, 80 हजार, ये सब हजार में है, 40,000, 60,000, 80,000। और जो नारंगी लकीर है उसको बाएं स्केल पे देखेंगे तो 2, 4, 6 ये हजार है, 2,000, 4,000, 6,000 तेलंगाना के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए 5,000, 10,000, 15,000। तो हरी लकीर टेस्ट के लिए दाएं स्केल पे और नारंगी लकीर केसेस के लिए बाएं स्केल पे। क्या देखते हैं, बहुत दिलचस्प है। तेलंगाना में टेस्टिंग का रुझान देखिए, आंध्र प्रदेश में टेस्टिंग का रुझान देखिए, जो हरी लकीर है। दोनों में ही गिरावट है, लेकिन तेलंगाना की गिरावट कितनी भयंकर है बनिस्बत आंध्र प्रदेश की। तो साथ ही साथ तेलंगाना में केसेस में भी बहुत ही भारी गिरावट देखी जा सकती है। और आंध्र प्रदेश में जो केसेस की संख्या है उसमें पिछले कुछ दिनों में तो गिरावट दिख रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक जब तेलंगाना नीचे जा रहा था, आंध्र प्रदेश ऊपर ही जा रहा था, टेस्टिंग में भी और केसेस में भी। तो ये अंतर दिखाना मुझे जरूरी लगा और इसलिए मैंने अपना ध्यान इन 2 राज्यों पे आज केंद्रित किया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड पर मैं बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में मैंने पिछली बार बात की थी और मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की एक ऐसी गुत्थी है जो मुझसे नहीं सुलझ रही और मैंने आपका फीडबैक मांगा था जमीनी स्तर से। तो ये गुत्थी क्या थी? मैंने ये कहा था कि जहां उत्तर प्रदेश की जनसंख्या दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों से कई ज्यादा है, वहां उत्तर प्रदेश की जो पीक है केसेस की रोजाना के, वो इन राज्यों के या तो बहुत करीब है या उनसे कम है। तो आप लोगों में से कई लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन जवाबों पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा। पहले तो आप लोगों में से कई लोगों ने कहा कि रिपोर्टिंग कहीं भी परफेक्ट नहीं है, आप किसी भी राज्य से तुलना कर लीजिए। ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी परफेक्ट रिपोर्टिंग नहीं है। फिर कई लोगों ने कहा कि देखिए पीक आई थी, उस समय स्थिति खराब थी, अब स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो ये जो ग्राफ है कि केसेस कम हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखा रहा है। अगर ऐसा है आपके इलाके में, अगर ये जो स्थिति है वो बेहतर हुई है, अगर पीक आकर जा रही है, तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है। आप में से कई लोगों ने कहा कि प्रशासन ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से भी स्थिति नियंत्रण में आ रही है। एक बार फिर अगर ये बात सत्य है आपके इलाके में, तो ये राहत की बात है। कई लोगों ने कहा कि अंडर रिपोर्टिंग है और काफी बड़े स्तर पर अंडर रिपोर्टिंग है। कई लोगों ने यह भी तर्क दिया कि आप जनसंख्या के को क्यों एक मापदंड मान रहे हैं, आप जनसंख्या के बल पर कैसे तुलना कर सकते हैं, जब जनसंख्या अगर उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ के आसपास है 2011 के जनसंख्या जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन भी बहुत है, तो घनत्व कम है किसके बनिस्बत? दिल्ली के बनिस्बत। ये बात बिल्कुल सही है और घनत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है संक्रमण की जो तेजी है उसके पीछे। जहां घनत्व ज्यादा है वहां संक्रमण ज्यादा तेजी से फैलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो ऐसे तर्क आए तो ऐसा मुझे बोला गया, बताया गया कि दिल्ली में संक्रमण फैलना ज्यादा अनिवार्य था या बहुत ही लाजमी था क्योंकि वहां पे घनत्व ज्यादा है। तो मेरा उत्तर यह है कि जहां तक दिल्ली की बात है बिल्कुल सही है, घनत्व ज्यादा है और हालांकि जनसंख्या कम है लेकिन संक्रमण ज्यादा फैलना फिर लाजमी है। लेकिन जब मैंने तमिलनाडु का उदाहरण दिया तो तमिलनाडु का घनत्व उत्तर प्रदेश से काफी कम है और जनसंख्या तो 1/3 है ही अगर हम 2011 की जनगणना देखें तो ये जो दुविधा है ये मेरी अब भी बनी हुई है। और भी ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो घनत्व है और जो जनसंख्या है वो दोनों उत्तर प्रदेश से कम है और उनकी पीक भी या तो उत्तर प्रदेश के करीब है या उससे ज्यादा है। तो ये सवाल अब भी बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी सेगमेंट की आज के दिन की, आसान भाषा में। आसान भाषा में आज मैं बात करूंगा एक और ऐसी महामारी की, वैश्विक महामारी की, जिसे हम कहते हैं स्पेनिश फ्लू 1918 का।
1918 में ऐसी ही एक महामारी पूरे विश्व में फैली थी। इसमें भी खांसी जुकाम जैसे लक्षण होते थे और कई लोगों की मृत्यु हुई। कुछ लोगों का कहना है कि इस महामारी में, जो 1918 में, तकरीबन 50 करोड़ लोग पूरी दुनिया में संक्रमित हुए। और आज का जो आंकड़ा कोविड का है, आज तक का जो संक्रमण का, वो 20 करोड़ से भी कम है। और जो 1918 में महामारी हुई थी, उसमें बहुत लोग मरे भी थे। कुछ लोग कहते हैं ये संख्या 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है, कुछ लोग कहते हैं ये 5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। तो ये बहुत ही भयंकर महामारी थी। लेकिन उस महामारी में भी कुछ ऐसी चीजें थी जो हम आज फिर देख रहे हैं। जैसे कि क्या? जैसे कि ये कि वो महामारी भी अपने पहले वेव में कम घातक थी। दूसरे वेव में म्यूटेशन या और कारणों की वजह से ये महामारी जो 1918 में आई, बहुत घातक बनकर उभरी और बहुत जाने लेकर गई। तो हम आज भी देख रहे हैं। दूसरी बात, जो आज कोरोना फैला है, इसमें जो हम एयर ट्रैवल, जो हम लोग विमानों से अलग अलग देशों में आते जाते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो अलग अलग देशों से विमानों में लोग आए, अलग अलग देशों में गए, तो उसकी वजह से यह संक्रमण पूरे विश्व में फैल गया। 1918 में ऐसा क्या हुआ था कि यह संक्रमण फैला? 1918 में पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस पहले विश्व युद्ध में जो सैनिक थे वो अलग अलग जगहों पर जाके लड़ते थे, फिर अपने घर वापस आते थे, और वो ये संक्रमण कई देशों में फैला चुके। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे भूतकाल में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे हम अपने वर्तमान के लिए सीख सकते हैं। तो जो 1918 का स्पेनिश फ्लू है, यह हमें आज की परिस्थिति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। यदि आप इसके बारे में और पढ़ें और मुझसे चर्चा करना चाहें तो मुझे ट्वीट करें @कार्तिकेय बत्रा पर, कमेंट सेक्शन में लिखें। आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।